जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। इसके पहले पार्ट में मैंने बताया था आपको कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडemnity क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है और डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाकर देखिए प्लेलिस्ट में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दो केस। पहला केस है एडम्सन वर्सेस जार्विस और सेकंड केस है डगडेल वर्सेस लोवरिंग। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला केस है एडम्सन वर्सेस जार्विस। दिस केस डील्स विद इंग्लिश लॉ और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडemnity का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था, मतलब यही लीडिंग केस है। इस केस में प्लेंटिफ एडम्सन एक ऑक्शनर होता है जिसे डिफेंडेंट जार्विस कुछ कैटल्स देता है अपने ऑक्शन में बेचने के लिए। तो डिफेंडेंट के रिक्वेस्ट पे प्लेंटिफ ने कैटल्स का नीलामी यानी ऑक्शन कर दिया, बट ऑक्शनर को ये नहीं पता था ये कैटल्स डिफेंडेंट के नहीं हैं बल्कि किसी और के हैं। अब भैया जब ये बात रियल ओनर को पता चली कि उसके कैटल्स की नीलामी हो गई है तो फिर रियल ओनर ने ऑक्शनर पे केस कर दिया और कहा कि तुमने बिना पूछे कैसे बेच दिया। तो ऑक्शनर यानी प्लेंटिफ को डैमेजेस पे करने पड़े। किसको? रियल ओनर को। अब देखो यहाँ पे जो है ऑक्शनर उसको लॉस हो गया, तो इस लॉस के चलते उसने केस कर दिया किसके ऊपर? डिफेंडेंट जार्विस के ऊपर। एडम्सन ने जार्विस के ऊपर केस कर दिया फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडemnification, क्योंकि एडम्सन ने सारे कैटल्स जार्विस के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बेचे थे। फिर इस केस का हेड आता है, कोर्ट कहता है कि एडम्सन इंडemnification के लिए इंटाइटल्ड है क्योंकि उसने उन सभी कैटल्स को जार्विस के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बेचा था। वो इस बात को क्लियरली एज्यूम कर सकता है या फिर इस बात को क्लियरली एज्यूम करने के लिए इंटाइटल्ड है कि उन कैटल्स के कारण अगर एडम्सन को किसी भी तरह का लॉस होता है तो जार्विस उसे इंडemnify करेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में दो लिंक लगी हुई हैं, एक टेलीग्राम चैनल की, एक व्हाट्सएप ग्रुप की। तो दोनों जगह आपका ज्वाइन होना अनिवार्य है। तो ज्वाइन होइए, मैं वहीं से आपको गाइड करूंगा और आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। फिर आपका सेकंड केस है डगडेल वर्सेस लोवरिंग। आइए बात करते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में। इस केस में तीन पार्टीज हैं, एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है और एक है केपी कंपनी। प्लेंटिफ के पास कुछ ट्रक्स थे, इन ट्रक्स की ओनरशिप को लेकर के डिफेंडेंट और केपी कंपनी के बीच में इशू पहले से क्रिएट था। अब इन दोनों ने प्लेंटिफ से एक साथ कहा कि जो ट्रक्स तुम्हारे पास पड़ी हैं वो मुझे डिलीवर कर दो। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को एक लेटर लिखा कि मैं आपको ट्रक्स डिलीवर करूंगा, आप मुझे उसके बदले में इंडemnity बॉन्ड भर के दे दो। डिफेंडेंट ने इंडemnity बॉन्ड तो नहीं बोला, बस रिप्लाई में कहा कि ट्रक्स डिलीवर कर दो। इंडemnity बॉन्ड का कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस यही कहा कि ट्रक्स डिलीवर कर दो। तो प्लेंटिफ ने ट्रक्स डिलीवर कर दिया। जब प्लेंटिफ ने ट्रक्स डिलीवर कर दिया तो उसके बाद केपी कंपनी को पता चला कि ट्रक्स तो मेरी थी, तो केपी कंपनी ने प्लेंटिफ पे केस किया कन्वर्जन का कि मैं ओनर था, तुमने उनको क्यों दे दिया। कहने का मतलब केपी कंपनी ने प्लेंटिफ पे केस फाइल कर दिया और कहा कि आपने जो ट्रक्स इनको डिलीवर कर दी हैं वो मेरी ट्रक्स थी। तो यहाँ पे प्लेंटिफ को डैमेजेस देने पड़े। किसको? केपी कंपनी को। फिर उसके बाद प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे केस कर दिया कि आपकी वजह से मुझे लॉस हुआ है, आप मुझे इंडemnify करो। डिफेंडेंट ने कहा मैंने तो इंडemnity की बात करी ही नहीं थी, मैंने तो कहा था कि ट्रक्स की डिलीवरी कर दो। तो कोर्ट ने कहा कि आपने जब कहा कि ट्रक्स की डिलीवरी कर दो तो वहाँ पे इम्प्लाइडली आपने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि आपको इंडemnify करना पड़ेगा, क्योंकि
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंडेमनिटी बॉन्ड भर दो, पर आपने इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं दिया, तब भी प्लेंटिफ ने ट्रक्स डिलीवर कर दी। तो प्लेंटिफ ने इम्प्लाइडली मान लिया कि जब आप ट्रक्स मंगवा रहे हो तो फर्दर आप उसको इंडेमनीफाइड भी करोगे अगर प्लेंटिफ को कोई लॉस होता है तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे डिफेंडेंट प्लेंटिफ को इंडेमनीफाई करेगा। डिफेंडेंट से पूछा गया था, मतलब एक्सप्रेसली प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को कहा था कि इंडेमनिटी बॉन्ड भर दो। इन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड तो नहीं भरा, पर ट्रक्स मंगाई थी तो ट्रक्स पहुंच भी गई थी। तो जब ट्रक्स पहुंच गई तो इसका मतलब अगर प्लेंटिफ को कोई लॉस होता है तो डिफेंडेंट इंडेमनीफाई करेगा। तो जब प्लेंटिफ को लॉस हुआ तो कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट लाइबल है कि प्लेंटिफ को इंडेमनीफाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लाइडली डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था कोर्ट की नज़र में। तो ये रहा इस केस का फैक्ट। तो मैंने आपको बताया 2 केस, अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो इसके फैक्ट इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन जो कोर्ट का हेड आया है ये इम्पॉर्टेंट है। तो केस का नेम और कोर्ट ने क्या कहा, यानी कि हेड, ये एग्जाम में लिखोगे तो आप अच्छे मार्क्स पाओगे। अब जो इसकी अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में राइट्स टू इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड और इसके एसेंशियल्स एलिमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो। फिर उसके बाद आएगी एक और वीडियो, फिर उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे गारंटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।